औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ राना नासिर ख़ान अपने एक नए ब्लॉग के साथ और आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप अपने हमें खिदमत का मौका देंगे, अस्सलाम कबूल फरमाएंगे। जनाब, आज हम बात करेंगे द प्रिंस ऑफ द डार्कनेस की। ये इसके ऊपर एक बहुत बड़ी फ़िल्म बन चुकी है पहले, तो प्रिंस ऑफ द डार्कनेस, लेकिन है तो ये ड्रोनी फ़िल्म। तो अगर किसी को ड्रोनी फिल्मों से थोड़ा सा यानी कि शगफ रखता हो या उसको शौक़ हो तो जनाब वो प्रिंस ऑफ द डार्कनेस को ज़रूर देखें। लेकिन प्रिंस ऑफ डार्कनेस का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने काले कपड़े पहन लिए और आपने अपनी डरावना चेहरा बना लिया तो आप प्रिंस ऑफ द डार्कनेस है, यानी कि काली रात के या अंधेरे का बादशाह। बात करते हैं जी कि अभी एक अमेरिका के जो सेकंड नहीं बल्कि ये कहना चाहिए कि फर्स्ट रिचेस्ट मैन हैं जनाब एलन मस्क साहब। हमने उनको अब प्रिंस ऑफ द डार्कनेस का नाम दे दिया है क्योंकि वो साउथ अफ्रीका से बहुत पहले पढ़ने के लिए अमेरिका में आए थे। फिर उन्होंने जनाब वसी चांसेस अमेरिका में देखे और फिर वो आगे तरक्की करते गए, बढ़ते गए। आज उनके पास $245 बिलियन के एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक एसेट्स हैं, या उनके पास इतना सरमाया डॉलर्स की शक्ल में मौजूद है। अब उनकी जो उड़ान है वो यकीनन, ये मैं पाकिस्तान वाले उड़ान की बात नहीं कर रहा कि जो उड़ान प्रोग्राम है, बल्कि मैं उनके ज़हन की उड़ान की बात कर रहा हूँ। वो ये सोचे हुए हैं कि जनाब जल्द ही मैं दुनिया को वहाँ पे लाभ उठाऊँगा कि जहाँ पे दुनिया ने कभी ख्वाब सोचा है, कि जैसे एक किसी दूसरे सियारे के ऊपर। तो अब वो नासा को भी पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने के चक्कर में हैं। लेकिन उन्होंने इसके लिए इंतखाब किया है जनाब ट्रंप साहब का, और ट्रंप साहब के साथ उन्होंने अपनी दोस्ती यारी गांठी है। और उसको जनाब उन्होंने ट्रंप के कान में एक बात कही कि आपके लिए सिर्फ मैं हूँ कि जो इतना हाई फाई कंपेन कर सकता हूँ, और आपके तमाम नज़रियात को मैं पूरी दुनिया में जहाँ पे आप चाहते हैं फैलाना मैं फैला सकता हूँ। लेकिन उसमें उनकी सबसे ख़तरनाक बात जो ये नज़र आ रही है कि प्रिंस ऑफ डार्कनेस जो हैं वो जनाब इस वक्त जो है ना वो दुनिया के जितने भी रेसेस, यानी कि ऐसे वाइट सुपरमिस्ट जो दूसरे लोगों को पसंद नहीं करते, कि जैसे कि हम जैसे ब्राउन कलर के लोग हों या काले हों, जैसे अफ्रीका के काले हों या कोई दूसरे हों, वो सिर्फ यही जानते हैं कि दुनिया में सिर्फ रहने का हक़, अच्छे कपड़े पहनने का हक़, अच्छी गाड़ियों में घूमने का हक़, अच्छे कारोबार करने का हक़ सिर्फ हमारा है, और दूसरे किसी शख्स के का ये कोई हक़ नहीं है, बल्कि वो सिर्फ हमारी खिदमत के लिए पैदा किए गए हैं। जैसे अगर आप लोगों को थोड़ा अर्सा पहले याद हो, एक हमारे मिडिल ईस्ट के हुक्मरान ने भी किसी तकरीब में तो नहीं, किसी महफिल में ये कह दिया था कि ये जो पाकिस्तान के और श्रीलंका के, इंडिया के जो कीड़े मकोड़े हैं ये हमारी ग़ुलामी के लिए पैदा किए गए हैं, और हमें ये बताया गया है कि आपने हुक्मरानी करनी है और हम इनके ऊपर हुक्मरानी के लिए पैदा किए गए हैं। उनमें से शायद एशिया के, यानी कि ना इंडियन को किसी को गैरत आई तो ना पाकिस्तानी को किसी को गैरत आई, और फिर श्रीलंका वालों ने तो शायद उन्होंने तो बिल्कुल ही वो गैरत के अगले फॉर्म के ऊपर चले गए। तो बहरहाल अभी भी वहाँ पे काम के लिए लोग जा रहे हैं और अपनी गैरत को बेगैरती में बदल रहे हैं। उनमें से हमारे भाई ज़्यादा हैं, तो दूसरों की हम क्या बात करें। बहरहाल जी, एलन मस्क साहब ने जो है उन्होंने जनाब अपना वहाँ से बैठ के अब सूरह इसराफील जो है वो फूंकना शुरू कर दिया है। उसका सबसे पहला टारगेट जनाब बने हैं वज़ीर आज़म बरतानिया। उन्होंने जनाब बरतानिया के वज़ीर आज़म को जनाब खुली धमकियाँ दी हैं कि अगर आपने जिस वाइट सुपरमिस्ट को आपने जेलों में रखा हुआ है और उसने मुसलमानों का जीना दुबर किया हुआ था बरतानिया में, तो अगर आपने वो जितने लोग हैं अगर आपने उनको ना छोड़ा तो यकीन करें कि आपको इस अपनी जॉब से यानी वजारत से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, आपको घर जाना पड़ेगा। और क्योंकि जब तक आप यानी अंकल ट्रंप की, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की हिमायत नहीं होगी तो यूके की कोई गवर्नमेंट सर्वाइव नहीं कर सकती। तो ट्रंप साहब अब क्योंकि बहुत प्यारे दुलारे हैं इस वक्त ट्रंप साहब के, तो सॉरी एलन मस्क साहब जो है वो इस वक्त ट्रंप साहब के बहुत प्यारे दुलारे हैं, तो यकीनन जो वो कहेंगे ट्रंप साहब उसके ऊपर
بالکل 100% ایگری ہوتے ہوئے سائن کریں گے اور اس گورنمنٹ کو گھر میں جانا پڑے گا کہ جس کو وہ پسند نہیں کرتے۔ ایلن مسک صاحب کا جو یہ بات اصل میں یہ ہے کہ جو ساؤتھ افریقہ یعنی جس کو ہم جنوبی افریقہ کے نام سے جانتے ہیں، ان بیچاروں کی قسمت میں ایسا ہی کچھ لکھا ہے کہ جب نیلسن منڈیلا نے ان کے لیے 34 سال تک اسٹرگل کی، کوشش کی، ان کو ایک نام نہاد آزادی تو مل گئی جس کو کمپرومائز آپ کہہ سکتے ہیں، کمپرومائز انڈیپینڈنس کہہ سکتے ہیں، کمپرومائز فریڈم کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہوا کہ ان لوگوں کو وہ آزادی کبھی نہ ملی جس کے وہ متمنی تھے، اور نیلسن منڈیلا صاحب اپنی پوری سٹرگل میں اپنا یہاں تک کہنے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ یہ آزادی وہ آزادی نہیں ہے جس کے لیے ساؤتھ افریقہ کو آزاد کرایا گیا تھا۔ یہ آزادی تو بس کمپرومائز ہے کہ کیونکہ اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جن لوگوں نے ساؤتھ افریقہ کے کالے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، ان میں سے کسی کو سزا نہیں دی گئی، بلکہ ایک نیشنل کنسیڈریشن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کمیشن بنا کے ان سب کو معاف کر دیا گیا، اور ان کو کسی کو نہ لٹکایا گیا جس نے لوگوں کے بچوں کو باندھ کے تیروں کے ساتھ نشانے لگائے تھے، جس نے کالوں کو مارا تھا، اور پھر کیا ہوا کہ ان کے ساتھ کسی کے ساتھ کچھ نہ کیا گیا، اور پھر ساؤتھ افریقہ ایک گینگز لینڈ میں بدل گیا۔ اس وقت پوری دنیا میں جتنے گینگز ساؤتھ افریقہ میں پائے جاتے ہیں وہ کسی دوسرے ملک میں نہیں پائے جاتے۔ تو جناب ایلن مسک صاحب کا بھی بیک گراؤنڈ کیونکہ وہیں پہ ہے، آپ الحمدللہ یہ کہنا چاہیے کہ جو ساؤتھ افریقہ کے لوگ ہیں وہ اپنے ملک میں تو جیسا بھی گزارا کر رہے ہوں، لیکن جب وہ اس پکچر کو دیکھتے ہیں کہ جناب ان کے ملک کے وہی لوگ جن لوگوں نے ان کے اوپر ظلم و ستم کیے تھے، ان کی اب اولاد آگے بڑھ کے اپنے نام کے ساتھ ساؤتھ افریقہ کا بورن ہونے کا نام ضرور لگاتی ہے، لیکن ان کی سوچ وہی ہے کہ جو ان کے باؤ اجداد کی تھی، یعنی کہ دنیا میں صرف جو اسپیرٹی ہے وہ صرف وہ وائٹ لوگوں کی ہونی چاہیے۔ اب ایلن مسک صاحب نے کبھی اپنے خیالات کا اظہار اس سے پہلے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے H1 جو ویزا ہے امریکہ کا اس کی بات کی ہمیشہ، اور انہوں نے بولا کہ یہ ویزا جو ہے یہ مجھے ملا تو میں نے امریکہ میں ابھی جو ترقی کی منزلات ہیں وہ میں نے طے کی ہیں۔ تو لیکن اب ان کا اشارہ جو ہے وہ انہوں نے سب سے پہلے جو آسانی سے ٹارگٹ کیا ہے وہ کیا ہے جو پاکستان کے بہت سے لوگ برطانیہ میں رہتے ہیں، تو ان میں سے یقیناً بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ہاریفائی کرمنلز میں کرائم میں بھی شریک ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں انڈینز نہیں ہیں، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں گورے نہیں ہیں، یعنی کہ سفید چمڑی والے لوگ نہیں ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کرائم کرنے کے لیے کسی ملک کا ہونا، کسی نیشنلٹی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کرائم تو صرف کرائم ہوتا ہے، اس کو جو بھی کرتا ہے اس کو سزا یقیناً ملنی چاہیے، اس میں بے شک پاکستانی لوگ ہوں یا اس میں برطانیہ کے گورے ہوں یا سب کنٹیننٹ سے رکھنے والے یا ایشیا سے تعلق رکھنے والے کوئی بھی لوگ ہوں، جو کرائم کرے اس کو پنشمنٹ بہت ضروری ہے۔ تو ایلن مسک صاحب نے جناب یہ ٹارگٹ شروع کر دیا جی پاکستانیوں کو کہ جو پاکستانی وہاں پہ رہ رہے ہیں تو ان کو انہوں نے نام لے لے کے ان کی جو پرانی تصاویر ہیں، کیونکہ ان کے پیٹ میں مروڑ صرف یہ اٹھ رہا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پوری دنیا میں اسلام فوبیا کے خلاف لوگوں کو جیلوں میں بند کیا گیا ہے اس کو چھوڑا جائے، اور جو وائٹ سپرمیسٹ ہیں ان کو پوری دنیا میں آزاد کیا جائے۔ تو یہ سمجھیں کہ ایلن مسک صاحب جو ہیں پرنس آف ڈارکنیس، وہ جناب ان کی سکن وائٹ ہے لیکن ان کے خیالات اس وقت کالی رات والے ہیں یا ڈرونے خیالات ہیں۔ تو انہوں نے جناب اب پوری دنیا میں یہ سب کو بتانا شروع کر دیا ہے کہ جی میں ترقی ضرور چاہتا ہوں لیکن کن کی ترقی چاہتا ہوں یہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں نئی ٹیکنالوجی آئے، لیکن کن کے پاس آئے یہ بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کیا۔ بہرحال جی پرنس آف ڈارکنیس جو ہے وہ ابھی ہر روز نئی سے نئی جو ہے وہ اپنا تقریر فرما رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس کی کیا سوچ ہے اور وہ اس سوچ کو آگے لے کے کیسے بڑھیں گے، لیکن لگتا ہے کہ یہ عذاب جو ہے وہ ایک بے سمت ہے اور یہ چل پڑا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے آگے کون کون آتا ہے اور کس کو جو اس خش و خاش کی طرح یہ بہا کے لے جائے گا۔
प्रिंस ऑफ डार्कनेस जो है, उनके मंसूबे जो हैं वो यकीनन माइग्रेंट लोगों के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें बेशक उनके इंडियन लोग हों, आईटी में काम करने वाले हों, या नासा के इंजीनियर हों, या उनका अपना जो इंटरनेट का प्रोग्राम है स्टारलिंक्स, उसके लोग हों। उसमें समझे कि अगर हम रॉन्ग नहीं है तो 90% लोग तो उसमें यकीनी तौर के ऊपर माइग्रेंट ही लोग काम करते हैं। लेकिन उसने एक न्यूज़ में ये कह के जो इंडियन लोग हैं उनका भ्रम तोड़ दिया कि इंडियन लोग हमेशा ये मेरा मतलब हिंदुस्तान के रहने वाले लोग जो माइग्रेशन करके गए हुए हैं अमेरिका में, वो हमेशा ये कहते हैं कि जी हमारे बगैर ना गूगल चल सकती है, ना एलन मस्क का प्रोग्राम चल सकता है, तो ना कोई दूसरा प्रोग्राम चल सकता है। तो जनाब एलन मस्क साहब ने ये बात कह के पूरी दुनिया को बता दिया, उनका ये भ्रम तोड़ दिया कि हमारे पास डॉलर है, हम दुनिया के किसी भी खिते से, किसी भी शहर से जो ब्रेन ग्रीन है वो उसको हम ख़रीद सकते हैं, उससे काम ले सकते हैं, क्योंकि हम उसको वेल ऑफ पे करते हैं। तो अब उनका जो बहुत अपने आप को क्या कहते हैं तकब्बर में थे, जो बड़े अकड़े बैठे थे, जी हमारे पास ना गूगल चल सकती है, ना हमारे बगैर जो है वो एलन मस्क के प्रोग्राम चल सकते हैं, उनको मुंह की खानी पड़ गई। और उनकी जो शोबाजी वो कर रहे थे, वो शोबाजी उसने 1 मिनट में निकाल के रख दी। एलन मस्क साहब जो है वो उनको जो है वो इस वक्त दुनिया में समझे कि एक दुनिया में जो इनकलाबी, यानी इनकलाबी इस लिहाज से नहीं कि वो गवर्नमेंटें बदलेंगे, इनकलाबी टेक्नोलॉजी के लिहाज से माना जा रहा है कि वो उन्होंने ऐसे प्रोग्राम शुरू कर रखे हैं कि जिससे जनाब दुनिया का नक्शा ही बदल सकता है। उसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल जो टेस्ला की कार है, उसमें हर रोज़ नई जेटें लाई जा रही हैं, उसमें नई टेक्नोलॉजी लाई जा रही है, और इस वक्त वो दुनिया की बेस्ट सेलर कारों में से एक है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस कार में पेट्रोल बिल्कुल यूज़ नहीं होता, बल्कि लिथियम की जो बैटरी है वो उसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये बैटरी जो है वो इतना काम करती है कि अभी रिसेंटली एक कंपनी ने एक ऐसी बड़ी 7 सीटर जो बड़ी वैन वो लॉन्च की है, तो उसमें वो तकरीबन 1200 किलोमीटर तक जा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, कि जिससे ये होगा कि जनाब आपको आने वाले दिनों में शायद पेट्रोल की ज़रूरत नहीं रहेगी, और रहेगी तो अगर बहुत कम रहेगी, और शायद पेट्रोल का कुछ और मतबादल ढूंढ लिया जाए कि जहाँ पे पेट्रोल को इस्तेमाल करते हुए जो दुनिया को तवानाई चाहिए तो वो वहाँ से तवानाई पैदा की जाए। बहरहाल एक बात क्लियर है कि एलन मस्क साहब जो हैं वो जिस भी प्रोग्राम को जनाब वो शुरू करते हैं उसको वो जनाब बिल्कुल उसकी क्या कहते हैं उसको जो है बिल्कुल इस तरह शुरू करते हैं कि उसके ऊपर वो सरमाए के लिए बिलियंस डॉलर के मुंह खोल देते हैं और फिर अपने मकसद को हासिल कर लेते हैं। यही उनका एक सक्सेस का राज है कि वो जहाँ पे $10 लगते हैं तो वहाँ पे वो $100 लगाने से नहीं झिझकते। तो इस वक्त दुनिया में कोई भी उनको चैलेंज करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अभी वो उस तरफ को रुख किए हुए हैं कि मैंने दुनिया में नई टेक्नोलॉजी ला के रहनी है और दुनिया को नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम, नए लाके जैसे बोइंग जहाज़ हैं उनका और जो सुपरसोनिक है उनकी जो नई टेक्नोलॉजी ला के मैं दुनिया में, अभी जैसे बोइंग जहाज़ हैं वो हमें फ़र्ज़ करें यहाँ से हमें सिडनी से न्यूयॉर्क के लिए 17 घंटे जाना पड़ता है, तो जनाब एलन मस्क साहब इसको 2 घंटों में बदलने वाले हैं, जल्द या देर। जनाब प्रिंस ऑफ डार्कनेस की और भी बातें हैं, लेकिन क्योंकि ये व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको इसी पर रखता हूँ। और अंटिल नेक्स्ट टाइम के लिए जनाब मैं आपको, आप मेरे साथ जुड़े रहा करें, और आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया कि जनाब आप लाइक करते हैं, आप कमेंट्स करते हैं, और आपका भाई आपके साथ चलते चलते इसको यहीं पे ब्लॉग को एंड करेगा। और अंटिल नेक्स्ट टाइम के लिए राना नासिर खान मीडिया को इजाज़त दीजिए। वमा इलन बिल्लाह, सलाम।